हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज का जो सेशन है इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज के सेशन में हम आपके एसएसटी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी ने बोला था कि सर हमें सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ पीआरटी के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है ना उनके पीडीएफ नोट्स चाहिए, ताकि कम समय में हम पीडीएफ जो नोट्स हैं उनको रिवाइज कर सकें। तो जैसा कि आप सभी ने बोला था, मैंने मात्र 549 रुपए में आप सभी के लिए सभी पीडीएफ जो नोट्स है ना उनको एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, ताकि कम समय में अच्छे से हाईलाइट करते हुए आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इन नोट्स को आप रिवाइज कर सकें। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको इस कोर्स के अंदर दो बेनिफिट और हैं। आपको दो सब्जेक्ट की जो टेस्ट सीरीज है ना वो आपको इस टेस्ट के साथ, इस कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैं सोशल साइंस के 700 जो प्लस क्वेश्चंस हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और साथ में जो साइंस है उसके चैप्टर वाइज, इनके जो 16 चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इस कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लिमिटेड ऑफर है, आप इस कोर्स को एप्लीकेशन में जाके ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूं ना ये हमारे नोट्स में से ही हैं। तो ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे। बस इतना करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को, इन नोट्स को आप रिवाइज कर लेना। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फ्लोराइड, फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शंस को देखिए आप, फ्लोराइड से, यूटाइल से, एनाटेज से या फिर इल्मेनाइट से। फिर से आप ऑप्शन को देख सकते हैं, फ्लोराइड से, यूटाइल से, एनाटेज से या फिर इल्मेनाइट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट। जो फ्लोराइड है उससे बनता है आपका फ्लोराइड, जो दांतों को गलने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। देखिए, ये सभी जो मैंने आपको दिखा रहा हूं ना यहाँ पे, ये आपके जो नोट्स है ना, नोट्स के स्क्रीनशॉट हैं। यानी कि ये सारी की सारी चीजें जो भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता हूं ये सभी आपके एग्जैक्ट नोट्स में से हैं, जो 100% आपके लिए रामबाण साबित होंगे एग्जाम के अंदर। याद रखिएगा आप। तो देखिए, फ्लोराइड, फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। अधिकतर जो दंत मंजन होते हैं ना, जो आप करते हैं दंत मंजन, वो टिटेनियम ऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड से आपके सफेद बनाए जाते हैं, जो कि किससे, यूटाइल से, इल्मेनाइट से तथा एनेटाइज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। फिर से पढ़ सकते हैं आप कि अधिकतर दंत मंजन जो आपके टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं, जो कि किससे, आपके यूटाइल से, आपके इल्मेनाइट से और एनाटेज नामक खनिजों से आपके प्राप्त होते हैं। तो आपको आंसर मिल गया होगा। कौन, जो फ्लोराइड है जो दांतों को गलने से रोकता है, किस खनिज से प्राप्त होता है, फ्लोराइड से। याद रखिएगा आप। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर फर्स्ट। याद रखिएगा आप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेडरिक सारियो, फ्रेडरिक सारियो निम्नलिखित में से कौन था? देखिए ऑप्शंस को आप, एक ब्रिटिश कलाकार थे, एक फ्रांसीसी कलाकार थे, एक अमेरिकी कलाकार थे या फिर एक रूसी कलाकार थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका आंसर नंबर बी।
यानी कि एक फ्रांसीसी कलाकार थे जो फ्रेडरिक सारियो थे, वो आपके एक फ्रांसीसी कलाकार थे। ये आपका जो चैप्टर है ना यूरोप में राष्ट्रवाद, वहां से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है, ठीक है। और एक एक सिंगल क्वेश्चन को मैंने नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से डाला है, ठीक है। आगे देखिए आप एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार, नाम क्या था, फ्रेडरिक सारियो। फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 4 चित्रों की एक जो श्रृंखला है वो किसने बनाई थी, फ्रेडरिक सारियो ने बनाई थी, जो एक फ्रांसीसी कलाकार थे। और कब बनाई थी, 1848 के अंदर बनाई थी। फिर से मैं दोहराता हूं, फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। क्या थे वो, एक फ्रांसीसी कलाकार थे। और कब बनाई थी, 1848 के अंदर बनाई थी। एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छे से आपको करना है नोट्स के अंदर, ठीक है। और इन्होंने इसमें क्या लिखा था, इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। यानी कि उन्होंने अपनी एक दुनिया रची, एक सपनों का एक संसार रचा जो किससे बना था, आपके जनतांत्रिक और जो सामाजिक गणतंत्र है ना, उनके मिलने से बना था वो। यानी कि गणतंत्र जो राज्य हैं, जो गणतंत्रों की सोच होती है, उससे मिलकर आपका ये समाज या जनतांत्रिक और सामाजिक जो गणतंत्र है उनसे मिलकर बना था ये उनका संसार, जो उसने अपने माइंड के अंदर रचा था, अपने सपनों में रचा था, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया होगा। कौन थे, एक फ्रांसीसी कलाकार थे। इनके आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए जो चीजें मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं ना, ये सभी मैंने वीडियो कोर्स के अंदर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से डिस्कस की हैं। जो ये क्वेश्चंस हैं, जो ये आपके थ्योरी है, ये सभी मैंने वीडियो कोर्स के अंदर बहुत ही अच्छे से डिस्कस की है। तो अगर आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो कोर्स चाहिए तो भी आप एप्लीकेशन में जाके मात्र 1349 रुपए में आप कंप्लीट वीडियो कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपका मैथमेटिक्स, एसएसटी, साइंस, कंप्यूटर, हमने हर चीज को बहुत ही अच्छे से कवर किया है और करने लग रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट चाहिए, जिसमें आपकी सोशल साइंस हो गई, क्योंकि काफी लोगों की जो डिमांड थी कि सर हमें सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें साइंस चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस और साइंस वाली चीजें पढ़नी है वीडियो की फॉर्म में, तो आप 6 सब्जेक्ट वाला जो कोर्स है उसको एप्लीकेशन में जाकर मात्र 699 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन, जो कि आपका बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मात्र 699 रुपए में एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पे जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन की संहिता। नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है किसको, 1804 की नागरिक संहिता को, 1805 की नागरिक संहिता को, 1810 की नागरिक संहिता को, या फिर 1806 की जो नागरिक संहिता है उसको जाना जाता है। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो नेपोलियन की संहिता है उसको किस नाम से जाना जाता है, 1804 की नागरिक संहिता, 1805 की नागरिक संहिता, 1810 की नागरिक संहिता, या फिर 1806 की नागरिक संहिता। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। जो 1804 की जो नागरिक संहिता है उसको नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन को। देखिए 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिए थे। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1804 की जो नागरिक संहिता थी, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता बोला जाता है, उसने किसके आधार पर जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया था। तो किसके आधार पर, आपके जन्म के आधार पर उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी शामिल किया गया था या लागू किया गया था। आपको आंसर मिल गया होगा, कौन सी संहिता, आपकी 1804 की नागरिक संहिता, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष नेपोलियन के पतन के रूप को देखा जा सकता है, यानी किस वर्ष को नेपोलियन के पतन के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि यहां पर यह पूछने की कोशिश की गई है कि जो आपका नेपोलियन का जो पतन था ना वो किस वर्ष से आपका स्टार्ट हो चुका था, या किस वर्ष को हम प्रॉपरली जो नेपोलियन का जो पतन है उसके रूप में देखते हैं, किस वर्ष जो नेपोलियन है उसका पतन आपका हो गया था, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस को देखिए आप, 1813, 1811,
1815 और 1816। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा 1815। इनके ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन को। तो आगे बढ़िए, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। अब ये देखिए आप, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां ये सभी आपको याद रखनी है। अगर 1797 के बारे में बात की जाए तो नेपोलियन का इटली पर हमला कब होता है? 1797 में। नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया था? 1797 में। और नेपोलियन युद्धों की शुरुआत भी कब हुई थी? आपकी इसी समय हुई थी, 1797 के अंदर। अगर नेपोलियन के पतन की बात की जाए या वियना की संधि की बात की जाए तो वियना की संधि तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी। कब? 1815 के अंदर। और अगर आपसे नेपोलियन के पतन की बात की जाए तो क्या? 1814 से 1815। लेकिन अगर पर्टिकुलर आपसे पूछा जाए ना कि कब आपका नेपोलियन का पतन हो चुका था तो आप क्या बोलेंगे? 1815 के अंदर। याद रखिएगा आप। ठीक है, 1821 की अगर बात की जाती है तो यूनानी स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष प्रारंभ हुए थे ना वो आपके 1821 में हुए थे। यूनानी स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष प्रारंभ हुए थे वो आपके 1821 के अंदर हुए थे। याद रखिएगा। अगर आगे बात करें हम फ्रांस में क्रांति या आर्थिक परेशानियों में ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैगियार, पोलिस, चेक आदि राष्ट्रीय राज्यों की मांग करते हैं। कब? 1848 के अंदर। कब? 1848 के अंदर। याद रखिएगा। अगर इटली के एकीकरण की बात की जाए तो कब से कब तक चला था? 1859 से 1870 तक। जो आपका इटली था, इटली का जो एकीकरण चला था 1859 से 1870 तक। और जर्मनी के एकीकरण की बात की जाती है तो 1866 से 1871। दोनों में डिफरेंस है। अगर जर्मनी के एकीकरण की बात की जाए तो 1866 से 1871, इनके लगभग 5 साल। और अगर इटली का एकीकरण की बात की जाती है तो 1859 से लेकर 1870 तक लगभग 11 साल तक आपका इटली का एकीकरण चला था। और लगभग 5 साल तक आपका जर्मनी का जो एकीकरण है वो चला था लगभग 5 साल तक। और इटली का एकीकरण लगभग 11 साल तक। ठीक है, इन दोनों को डिफरेंस को आप याद रखिएगा। अगर हम 1905 की बात करें तो हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। कब? 1905 के अंदर। हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है आपका कब? 1905 के अंदर। तो देखिए ये सभी चीजों को मैंने नोट्स के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, ठीक है, वहां पे लगा रखा है। तो आप इन नोट्स को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बार बार आप इन नोट्स को रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किनके बीच, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, किनके बीच एक्ट ऑफ यूनियन ने से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था? किनके बीच एक्ट ऑफ यूनियन से, यानी कि किन दो देशों के मिलने से आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शंस को आप, इंग्लैंड व स्कॉटलैंड, इंग्लैंड व अमेरिका, अमेरिका और स्कॉटलैंड, और अमेरिका और ब्रिटेन। तो इनमें से आपको बताना है कि किनके बीच आपका एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था। और यह भी बता देता हूं कि कब हुआ था। यह हुआ था आपका 1707 में। कब हुआ था? 1707 के अंदर। तो किनके बीच में आपका एक्ट ऑफ यूनियन हुआ 1707 में, कि जिसके बाद आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। फिर से देखिए, 1707 में किनके बीच में एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था, जिसकी वजह से आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, इसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको 360 डिग्री सोचना है। ऑप्शंस को आप देख चुके हैं, इंग्लैंड व स्कॉटलैंड, इंग्लैंड व अमेरिका, अमेरिका व स्कॉटलैंड, और अमेरिका व ब्रिटेन। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट, कि जो इंग्लैंड व स्कॉटलैंड है उसकी वजह से, इन दोनों के मिलने से आपका क्या बना था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। याद रखिएगा आप। ठीक है, इंग्लैंड व स्कॉटलैंड आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे एक्सप्लेनेशन को। देखिए आप, इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन कब? 1707 में से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया था, क्योंकि इंग्लैंड ने किस पे? स्कॉटलैंड के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा पाया था। ठीक है, इसके बाद ब्रितानी संसद में अंगद सदस्यों का क्या रहा था? आपका दबदबा रहा था। ठीक है, तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुस्तुनतुनिया की संधि, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। तो यह संधि आपकी कब हुई थी?
यानी कि आपसे यह पूछा गया है कि जो कुस्तुनतुनिया है उसकी संधि आपकी कब हुई थी और इस संधि ने यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या दी थी, आपकी मान्यता दी थी। ऑप्शंस को देखिए आप, 1840 में हुई, 1832 में हुई, 1824 में हुई या फिर 1830 के अंदर हुई थी। फिर से ऑप्शंस को देखिए आप, 1840 में, 1832 में, 1824 में या फिर 1830 के अंदर। यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो आएगा आंसर नंबर बी, कि जो कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया की जो संधि है वो आपकी 1832 के अंदर हुई थी। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी। अब देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। देखिए आप, यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए क्या जुटाया, आपका जनमत जुटाया, यानी कि लोगों को इकट्ठा किया। अंग्रेज कवि, यहां से देखिए आप, अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने, किसने, 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या दे दी थी, आपकी मान्यता दे दी थी। अंत में 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की क्या दी थी, मान्यता दी थी। याद रखिएगा आप, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1832। 1832 के अंदर जो आपकी कुस्तुनतुनिया है उसकी संधि हो गई थी, याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन की संहिता। नेपोलियन की संहिता ने किस पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया था। मैंने डाल दिया ना, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने डाल दिया। कब हुई थी आपकी, 1804 की जो नागरिक संहिता थी ना, 1804 की जो नागरिक संहिता थी उसको हम बोलते हैं नेपोलियन की संहिता। और ये किस पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया था इसने। ऑप्शंस को देखिए आप, जाति पर आधारित, जन्म पर आधारित, धर्म पर आधारित या फिर समुदाय पर आधारित। मैंने अभी जस्ट दो तीन क्वेश्चन थे ना, उससे पहले ही ये क्वेश्चन करवाया है कि नेपोलियन की संहिता कब हुई थी। 1804 की जो नागरिक संहिता है उसको बोलते हैं नेपोलियन की संहिता। और इसने किस पर आधारित, मैंने जस्ट अभी बताया था, किस पे आधारित, आपके जन्म पर आधारित। कि जो जन्म पर आधारित जो आपके विशेष अधिकार थे ना उनको समाप्त कर दिया था नेपोलियन की संहिता ने। तो आपको याद रखना है, नेपोलियन की संहिता ने किस पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया था, किस पर आधारित, आपके जन्म पर आधारित, ठीक है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन सेम वही है, आप देख सकते हैं कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया था। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी आपका लागू किया गया था, याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यंग इटली संगठन के संस्थापक कौन थे। जो आपका यंग इटली संगठन था उसके संस्थापक कौन थे, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस को देखिए आप, मेस्सिनी, गैरिबोल्डी, बर्न या फिर नेपोलियन। फिर से देखिए आप ऑप्शंस को, मेस्सिनी, गैरिबोल्डी, बर्न या फिर नेपोलियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट। जो आपके मेस्सिनी जेसुपे थे, मेस्सिनी जेसुपे, इनका पूरा नाम था जेसुपे मेस्सिनी। तो जो मेस्सिनी थे ये आपके यंग इटली संगठन के क्या थे, संस्थापक थे। अगर बर्न के बारे में पूछा जाए ना तो यंग यूरोप, अगर यंग यूरोप के संगठन के संस्थापक की बात की जाए तो वो आपके बर्न थे। हाँ, साथ में इनके जो मेस्सिनी थे वो भी थे, लेकिन अगर प्रॉपरली पूछा जाता है कि यंग यूरोप नामक संगठन के संस्थापक कौन थे तो आप बर्न बताएंगे, ठीक है। किसको बताएंगे, बर्न को बताएंगे, ठीक है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन को, हम आगे बढ़े तो चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जूसेपी मेस्सिनी। इनका जन्म 1807 में जियोना में हुआ था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। 24 साल की युवा अवस्था में लिंगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया था, यानी निकाल दिया गया था, क्योंकि इसने लिंगुरिया के अंदर क्रांति कर दी थी। कब, 24 साल की आयु के अंदर ही।
तो इसलिए इसे लिंगुरिया में क्रांति करने की वजह से वहां से निकाल दिया गया था। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। पहला था मोर्सई में यंग इटली, मोर्सई के अंदर यंग इटली, और दूसरा बर्न में था यंग यूरोप, यंग यूरोप। ठीक है, तो यंग यूरोप संगठन के बारे में अगर पूछा जाए तो उसकी स्थापना कहां हुई? बर्न के अंदर, और बर्न ने की थी। ठीक है, लेकिन साथ में कौन थे? आपके जो जोसेफी थे, मैथ्सनी थे, ये भी थे। ठीक है, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये आपकी एक्सप्लेनेशन है जो हमने नोट्स के अंदर बहुत ही अच्छे से कवर कर रखी है। आगे बढ़ते हैं। पानी के निजीकरण के लिए, पानी के निजीकरण के खिलाफ, जिसे हम जल युद्ध भी बोलते हैं, ये कहां पर जनसंघर्ष हुआ था? यानी कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो जल युद्ध हुआ था ना, जल युद्ध का जो जनसंघर्ष है वो कहां पे हुआ था, या पानी के निजीकरण के खिलाफ जो जनसंघर्ष हुआ था वो आपका कहां पे हुआ था? इसे जल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस को देखिए आप। बोलिविया में हुआ था, चीन में हुआ था, नेपाल में हुआ था, या फिर आपका म्यांमार में हुआ था। फिर से ऑप्शंस को देखिए आप। बोलिविया में, चीन के अंदर, नेपाल में, या फिर म्यांमार के अंदर। क्या आपका जल युद्ध, जल युद्ध जिसको बोल सकते हैं हम, या पानी के निजीकरण के खिलाफ, पानी के निजीकरण के, यानी पानी के ऊपर जो क्या है ना, निजी जो कंपनियां थी उन्होंने अधिकार कर लिया था। तो पानी के निजीकरण के खिलाफ जो जनसंघर्ष हुआ था ना, जनसंघर्ष, तो वो कहां पे हुआ था ये आपसे पूछा गया है। जो आपका जनसंघर्ष हुआ था ये कहां पे हुआ था ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर फर्स्ट, जो बोलिविया है, बोलिविया के अंदर आपका जल युद्ध हुआ था, या पानी के निजीकरण के खिलाफ जो जनसंघर्ष हुआ था वो कहां पे हुआ था? आपका बोलिविया के अंदर हुआ था। आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन को आप, कि बोलिविया का जल युद्ध, इसे बोलिविया का जल युद्ध भी कहा जाता है। नेपाल अथवा पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना तथा उसके पुनरुद्धार की बातें बताती हैं। बोलिविया में, कहां पे? बोलिविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। यानी ये जो संघर्ष था ना, ये आपका सफल भी हुआ। जो निजीकरण था पानी का वो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलाया। इससे पता चलता है कि जो सफल संघर्ष चलाया था ना, इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जन संघर्ष का अंदरूनी क्या होता है? आपका रिश्ता होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो देखिए ये आपके क्वेश्चंस थे, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और इसी तरह के जो क्वेश्चंस है ना वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन नोट्स के जरिए आप इनको बहुत ही आसानी से बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और अभी अगर आपको ये सभी चीज़ें वीडियो के फॉर्म में याद करनी है, वीडियो के फॉर्म में इनको रिवाइज करना है, तो जो वीडियो कोर्स है वो भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके चंडीगढ़ पीआरटी के फोल्डर में जाके आप वहाँ पे जो भी कोर्सेज है उनको देख सकते हैं, और वीडियो कोर्स को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप चाहें वो आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।